चौथे चैप्टर तक मीनू निर्णय कर लेती है कि वह शादी नहीं करेगी और आगे पढ़ेगी। ठीक है, अब पांचवा चैप्टर वही है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए क्या कदम उठाती है। आगे की पढ़ाई के लिए वो मेरठ में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लेती है। क्या करती है, मेरठ जो है पास में ही बड़ा शहर है, मीरापुर के पास ही, और वहाँ पे वो वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लेती है। वो चैप्टर 5 चैप्टर उसी के बारे में है, किस तरह से वो वहाँ जाने की तैयारी करती है, उसे कैसा महसूस होता है, उसे क्या लगता है कि घबराहट सी भी होती है, लेकिन मन में खुशी की भावना भी है कि वो वकील बनेगी, अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी, स्वावलंबी बनेगी। तो ये सारा वर्णन जो है वो 5 चैप्टर में है। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही बेटा? ठीक है। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। कई बार उसे ऐसा आभास हुआ, उसे ऐसा लगा कि उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। परंतु मीनू जैसी योग्य तथा होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं थी। हालात को देखते हुए उसे लगता था कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा, बस लड़के देखने आएंगे और शादी के लिए इनकार कर देंगे, बस मैं इसी के लिए हूँ। लेकिन उसने सोचा वो तो होनहार है, वो बुद्धिमान है। उसने सोचा मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स बिल्कुल उचित नहीं है। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। स्वयं मतलब उसमें साहस, हिम्मत कूट कूट कर भरा हुआ था। उतार चढ़ाव तो हर इंसान की जिंदगी में आते रहते, ऐसे तो ऊंच और नीच, कभी धूप कभी छांव, कभी सुख कभी दुख, तो ये तो हर एक जीवन का, हर एक के जीवन का हिस्सा है। तो उसने साहस से काम लिया, उसने विवाह का सपना देखना ही छोड़ दिया। क्या मीनू का निर्णय साहस भरा था? विवाह का सपना देखना छोड़ देना, विवाह का सपना या शादी से इनकार कर देना, विवाह का सपना देखना छोड़ देना और यह निर्णय लेना कि वह शादी नहीं करेगी, क्या उसका यह निर्णय उचित था? क्या उसका निर्णय साहस भरा था? हाँ, उसका यह निर्णय बिल्कुल उचित था, बिल्कुल साहसपूर्वक था। क्योंकि उस जमाने में जब लड़की शादी के लिए इनकार कर देती या शादी समय रहते नहीं करती तो समाज भी कई तरह के सवाल उठाता, उसके चरित्र पर दोषारोपण करता कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लड़की की शादी नहीं हो रही है, ज़रूर उसके चरित्र में कोई ना कोई खोट होगी, ज़रूर उसके अंदर कोई कमी होगी, तभी इस लड़की की शादी नहीं हो रही है। तो ऐसे समाज के कटाक्षपूर्ण ताने उसे भली भांति पता था कि सुनने पड़ेंगे। उसके बावजूद उसने साहस से काम लिया और साथ विवाह का सपना देखना छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि जीवन में विवाह ही सब कुछ नहीं है। वह पढ़ लिख कर, लक्ष्य हासिल कर, स्वावलंबी बनकर समाज में अपने आप को स्थापित कर सकती है। वह लड़की ज़रूर है, लेकिन उसमें भी योग्यता है, उसमें भी हिम्मत है कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। ठीक है, उसने विवाह का सपना देखना ही छोड़ दिया। उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी जिसका वह क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती। शी डजंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट। यूं तो बचपन से ही उसकी वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता की इच्छा न थी कि वे उसे हॉस्टल भेजें। आज मीनू के मन में उभरी लगन, मीनू की चाह देखकर उसकी रुचि। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है, अभी आ रही है। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, अभी आ रही है आवाज़। हेलो। हेलो, हाँ मैम, अभी आ रही है। अभी आ रही? अच्छा ब्रेकअप ठीक, आ रही है। अभी आ रही है, ठीक है ठीक है। आज मीनू के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत पढ़ने की आज्ञा दे दी। पहले तो माता पिता को संकोच हो रहा था कि उसे हॉस्टल अकेले कैसे भेजे, आखिर वो लड़की है। लेकिन मीनू के मन में उठी लगन, पढ़ने की चाह को देखकर उन्होंने उसे आज्ञा दे ही दी वकालत की पढ़ाई करने की। मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया था। उसके हृदय में लगन थी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अपने पांव पर खड़े होकर वह इतना पैसा कमा लेना चाहती थी कि जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। इस समाज में चारों ओर पैसों की ही तो इज्जत है। उसे पता था कि पैसों के कारण तो कितनी बार उसका रिश्ता ठुकराया गया था। इसलिए वह समाज में स्वावलंबी बनकर अपने पैरों पर खड़ी रहकर इतना पैसा कमा लेना चाहती थी, समाज को दिखा देना चाहती थी कि वह लड़की ज़रूर है, लेकिन उसमें भी साहस और हिम्मत, वो सारी योग्यताएं जो एक लड़के में होती हैं।
हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा हुआ है। मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी। अभी तक हमेशा साथ रहकर ही पड़ी थी। 15 दिन ही तो रह गए थे उसके जाने में। कैसी रहेगी वह हॉस्टल में? कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठती, मतलब उसके मन में घबराहट भी होती। एक तरफ डर था क्योंकि घर से पहले कभी अलग नहीं रही थी, उसे पता नहीं था कि अकेले कैसे रहना होगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई, परंतु यह सोचकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठता, उसका इनर कॉन्शियस, उसका अंदर खिल उठता कि वह पढ़ाई के लिए आगे जा रही है, कि वह वकील बनेगी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। माँ को लग रहा था मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। उसने क्या क्या हॉस्टल जाने के लिए उसने क्या क्या तैयारियां की, इसके बारे में पूछा जाएगा। हॉस्टल जाने के लिए उसने क्या क्या तैयारियां की? मीनू के मन में क्या लगन थी? मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। पहली बार हॉस्टल जाने का चाव था, इंटरेस्ट। माँ ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। एक एक दिन करके उसकी पसंद की सारी चीज़ें बना बना कर उसे खिलाई। माँ को पता था कि अभी लड़की जाएगी तो बहुत जल्दी वापस नहीं आएगी, इसलिए उसकी पसंद की हर चीज़ उसे बनाकर खिलाई। माँ को लग रहा था कि बेटी न जाने कितने समय बाद घर आएगी। पिताजी भी जब ऑफिस से आते तो उसके खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते, उसके मनपसंद की चीज़ें ज़रूर ले आते। आखिर मीनू को हॉस्टल जाने का दिन आ ही गया। उसके सामने एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था, एक सपना था जो उसे पूरा करना ही था। घर छोड़ते समय मीनू की आंखों में आंसू छलछला पड़े। वो रोने लगी क्योंकि वो घर से कभी अलग नहीं रही थी। कितना अजीब लग रहा था उसे घर छोड़ना, अपनों को छोड़ना, अपने भाई बहन माता पिता को छोड़कर जाना। अपनी माँ व भाई बहन से पहली बार अलग हो रही थी। माँ ने उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया, उसे हक करते हुए आशीर्वाद दिया। बेटी मोस्ट इम्पोर्टेंट। माँ ने उसे क्या आशीर्वाद दिया, उसका आशय स्पष्ट कीजिए। माँ ने उसे क्या आशीर्वाद दिया, उसका आशय स्पष्ट कीजिए। माँ ने उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया। बेटी, एक दैदीप्यमान नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशमान कर दो। दैदीप्यमान नक्षत्र मालूम है क्या होता है? जैसे तारे में, आकाश में तारे चमकते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उसी तरह नक्षत्र बनो। ऐसा महान तारा बनो कि अपनी रोशनी से, अपनी ज्ञान की रोशनी से पूरे समाज को रोशन कर दो। इतना ज्ञान हासिल करो, इतना ऊपर उठो कि तुम्हारे ज्ञान के चर्चे सारे समाज को रोशनी प्रकाश करें। चमकते हुए दैदीप्यमान नक्षत्र, चमकते हुए तारे की तरह, जिस तरह से तारा रात के अंधेरे में उजियारा फैला देता है, रोशनी फैला देता है, उसी तरह तुम भी समाज में अपने ज्ञान की रोशनी से पूरे समाज को प्रकाशमान कर दो। अपने लिए इतना नाम कमाओ, इतनी शोहरत कमाओ कि समाज में तुम अपना सिर ऊंचा करके जी सको। जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे पास हो, तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार साथ लिए मीनू ऐसी डगर पर चली जा रही थी, ऐसी डगर मतलब ऐसी राह पर चल पड़ी थी जहां उसे यह नहीं ज्ञात था कि कितने परिश्रम के बाद मैम वो कट गया क्योंकि नेटवर्क हाँ थोड़ा ठीक, खराब है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। अभी सुनाई दे रही ना आपको आवाज़ मेरी? हाँ मैम। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे बहन भाई का
प्यार साथ लिए मीनू ऐसी डगर पर, ऐसी राह पर चली जा रही थी जहां उसे यह नहीं ज्ञात था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिल सकेगी। उसे यह मालूम नहीं था कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। उसे कितनी मेहनत, कितने लगन, कितनी कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर लेकिन उसने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना ही लिया था। उसने ठान लिया था कि जो उद्देश्य मैंने सोचा है, जो लक्ष्य मैंने सोचा है, उसकी पूर्ति के लिए वह निरंतर अभ्यास करती रहेगी, निरंतर उस राह पर चलती रहेगी, उस राह पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसकी पूर्ति के लिए वह अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर शुरू शुरू में मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। कुछ नया व अजीब सा प्रतीत हुआ। बरोबर है, पहली बार जब हम हॉस्टल जाते हैं तो घर की, अपनों की, घर के खाने की, घर के आरामदायक जीवन की आदत होती है, लेकिन वहाँ जाकर हमें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। शुरू में वहाँ उसकी अधिक सहेलियाँ भी न बन पाई थी। वह अपना अधिकतर समय पुस्तकों के साथ ही लगाती। मीनू अपना अधिकतम समय कहाँ और क्यों लगाती थी? मीनू अपना अधिकतम समय कहाँ और क्यों लगाती थी? मीनू अपना अधिकतम समय पुस्तकों के साथ ही बिताती थी, क्योंकि उसने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे हासिल करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और ढेर सारी मेहनत की आवश्यकता थी। इसलिए वह अपना समय कहीं और बर्बाद नहीं करती थी। सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करके, पुस्तकें पढ़ते हुए, ज्ञान हासिल करते हुए अपनी लक्ष्य की ओर वो बढ़ती ही जा रही थी, ताकि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। किताब हाथ में लिए लिए वह अतीत की स्मृति में खो गई। जब वो छोटी थी तो एक दिन उसके पिताजी ने उसे पूछा था, बेटी तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी? नन्ही मीनू ने जवाब दिया था, पिताजी मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी, मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। तभी पास बैठी माँ ने कहा था, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है, कौन पढ़ाएगा तुझे इतना? बस 18 साल की उम्र में शादी कर देंगे, फिर लड़कियों को कौन पढ़ाता है इतना? लड़कों की बात और है। मतलब माँ को लगा कि जब नन्ही थी मीनू तब माँ को लगा कि सच में लड़कियों को थोड़ी ना कोई पढ़ाता है, बस उम्र होते उसकी शादी करा दो, क्या कराना है पढ़ा लिखा कर। लड़कों की बात हो, क्योंकि लड़के वंश का नाम बढ़ाते हैं, लड़के पैसा कमाते हैं, लड़कों की और लड़कियों की बराबरी नहीं की जाती, ऐसे माँ का कहना था। माँ की यह बात सुनकर मीनू के दिल को ठेस पहुंची थी। उन्हें दुख पहुंचा था, मीनू को दुख पहुंचा था। वह बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थी, वह बहुत होशियार थी, कुशाग्र बुद्धि थी, अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती। बचपन से ही उसका सपना था अपने पाँव पर खड़े होने का, स्वावलंबी बनने का, कुछ बनकर दिखाने का। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में खोई ही थी। मतलब शी वॉज रिकलेक्टिंग हर पास्ट मेमोरीज कि इतने में उसकी सहेली माया ने आकर कहा, मीनू मीनू देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। मतलब अरे, मीनू को लगा अब 2 दिन ही तो हुआ मुझे हॉस्टल आकर, इतने में पिताजी आ गए। शी वॉज सो हैप्पी। पिताजी का नाम सुनकर मीनू एकदम बिस्तर पर किताब रखकर उछल कर भागी। 2 दिन बाद ही पिताजी मिलने के लिए आ गए थे, परंतु फिर भी उसे ऐसा लगा मानो उनसे बिछड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया हो। पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली न समाई, बहुत खुश हो गई। माँ ने उसके लिए काफ़ी सारा सामान बनाकर भेजा था, खाने पीने की सामान, चीज़ें बनाकर भेजी थी। लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी वापस चले गए, परंतु मीनू को घर के स्नेह जाल की स्मृति फिर ताज़ा करा गए। मतलब कि घर का जो प्यार, घर का प्यार भरा माहौल, माँ के प्यार से बना हुआ खाना, ये सब बातें तुरंत उसे फिर से याद आ गई जब पिताजी आ गए तो। और जब पिताजी लौटे तो ये सारी बातें उसे याद आ गई। मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय था धनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा धनीमल जी की प्रशंसा सुनाई देती, परंतु अमित को इन सब बातों में रुचि नहीं थी। अमित को इन सब बातों में रुचि क्यों नहीं थी? क्योंकि अमित बड़े घर की लड़की के साथ शादी कर अपने आप को बेचना नहीं चाहता था, और उसके मन में तो मीनू का भोला सुंदर सलोना चेहरा बस गया था, क्योंकि मीनू सर्वगुण संपन्न और कुशाग्र बुद्धि लड़की थी, और जो जैसी लड़की चाहिए थी अमित को, वो सारे गुण मीनू में थे। इसलिए अमित को सरिता या धनीमल जी की बेटी में कोई भी रुचि नहीं थी।
अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है। इवन ही हैज अ सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी हाल ही में तो उसने एक फैक्ट्री लगाई है। ईश्वर की कृपा से पैसे की भी कमी नहीं। फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं? मीनू का भोला भाला सांवला सलोना चेहरा पहली नज़र में ही अमित का दिल मोह गया था। कितना बुरा लगा था उसे जब मीनू के लिए मना कर दिया गया था। उसे ये भी बात बहुत बुरी लगी थी कि बिना किसी दोष के मीनू का रिश्ता ठुकरा दिया गया था, और कितना बुरा लगा होगा मीनू को। ये सारी बातें उसे मन ही मन खाती, उसे आत्मग्लानि महसूस कराती। पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि वह अपनी माँ और पिताजी के सामने बोल सके, क्योंकि वह दब्बू किस्म का लड़का था। वह माता पिता के सामने अपने विचार नहीं रख पाता था। एक दिन उसने माँ के सामने कहने का साहस किया। आखिर उसने एक दिन हिम्मत जुटा ही ली। माँ, तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है जो तुम इतनी उतावली हो उसे घर लाने में? मतलब वाई आर यू सो ईगर टू ब्रिंग हर इन दिस हाउस? क्या अभी तुमने उसे देखा भी है? हाउ इज शी? नहीं, मैंने तो उसे नहीं, परंतु उसका फोटो तो अच्छा ही है। क्या बुरी है देखने में? माँ ने जवाब दिया। माँ, मीनू में भी क्या कमी है देखने में? ठीक ही है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे काम करने में चतुर है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल सकेगी। मतलब मीनू में वो सारे गुण हैं जो घर को संभालने के लिए चाहिए। पढ़ने लिखने के साथ साथ वो हर चीज़ में होशियार है। अरे अमित, लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है। पता नहीं सरिता में तुम्हें क्या कमी दिखाई दे रही है। माँ, बात सरिता के अंदर कमी की नहीं, पर माँ, जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया तब उन सबके दिल पर क्या बीती होगी। अमित कुछ उदास सा हो गया। अमित को ये बड़ा बुरा लग रहा था कि सच में हमने मीनू को देखा, वो सब हर तरह से अच्छी थी, उसके बावजूद हमने क्रूर योजना के तहत उसका रिश्ता ठुकरा दिया। ये पूरी तरह से हमने गलत किया। इसलिए अमित ये सारी बातें सोचते हुए उदास हो गया। बस इतनी सी बात सोच रहा है? अमित, तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो। एक ही बहू घर में आनी है। 2-4 जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी। और फिर शादी गुड्डे गुड़िया का तो खेल नहीं है जो जब चाहे शादी कर ले और जब चाहे छोड़ दे। जिंदगी में एक ही बार तो विवाह होता है। माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। अभी माँ उसे ये समझाने की कोशिश कर रही है, बेटा, कि जब शादी तय होती है तो हम 2-4 जगह घर जाके लड़कियां देखते हैं, उसके बाद ही एक जगह पसंद की जाती है लड़की। शादी टॉयज का तो खेल नहीं है ना, कोई है तो नहीं, खेल तो नहीं है। तो एक ही बार डिसाइड कर लें, अच्छी तरह से देख परख कर एक लड़की शादी के लिए तय करनी होती है। तो अमित भी वही कहता है कि अमित भी वही कहता है, माँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। इतने बड़े घर की लड़की आकर तुम्हें आराम दे सकेगी? क्या तुम्हारे कार्यों में मदद कर सकेगी? इसका मतलब ये है कि इतने बड़े घर की लड़की धनीमल जी की बेटी सरिता बहुत बड़े खानदान की है, बहुत पैसे वाली है। क्या वो घर का काम करेगी? क्या वो तुम्हें आराम दे पाएगी? क्या घर में सामंजस्य बिठाकर रह पाएगी? ये सारे सवाल अमित के मन में उठते हैं। वो अपनी माँ से कहता है कि बड़े घर की लड़की कभी भी घर के काम नहीं करेगी, तुम्हें आराम नहीं देगी। यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, नौकर रख लेंगे। क्या ज़रूरत है बहू घर में आकर काम करे? माँ को ऐसे लग रहा है अगर बहू काम नहीं करेगी तो नौकर रख लेंगे। और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे काम करना कहाँ आता होगा? घर में नौकर ही काम करते होंगे। तुम सब समझती हो, जानती हो माँ, देखती नहीं मौसी की हालत। अभी अमित को बुरा लगता है। बोलती है, अमित अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, माँ तुम्हें सब पता है, उसके बावजूद भी तुम इन बातों पर अड़ी हुई हो। अभी मौसी का उदाहरण देता है कि उसकी मौसी किस तरह से बड़े घर की लड़की लेकर आई है शादी करा के अपने बेटे की, और किस तरह से बहू कोई भी घर का काम नहीं करती, पूरा दिन पार्टियों में जाती है, पूरा दिन क्लब में जाती है। एक बेटे की माँ बनने के बावजूद घर में उसे कोई रुचि नहीं है। घर बैठना, घर का काम करना, घर को संभालना, ये कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। तुम सब समझती हो, जानती हो माँ, देखती नहीं मौसी की हालत। बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए, ओनली सन के लिए, बहुत बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ली। देख लिया उस सुंदर सलोनी बहू ने क्या हालत बना रखी है मौसी की। अमित ने माँ को समझाते हुए कहा। हाँ वो तो है, माँ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। मौसी जी घर का सारा काम करती रहती है। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू से कहती भी है तो वह यह उत्तर देती है, माँ जी मुझे नहीं आता यह काम, मैंने तो अपने घर में कभी किया ही नहीं है। हमारे घर में तो कई कई नौकर रहते हैं, इसलिए
हमें काम करने की आदत नहीं है, घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उनकी प्यारी बहू को। वैसे हाँ, क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। अब तो वह एक बच्चे की माँ भी बन गई है, पर उसे तो अपना क्लब ही प्यारा है। बच्चे को भी मौसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। माँ, एक दिन मैं मौसी जी के घर गया था। मौसी जी को तेज बुखार था, परंतु उस बुखार में ही वे घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चे को भी संभाल रखा था। मुझे तो बहुत अधिक दया आ रही थी मौसी जी पर। अमित ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए। अमित ने मौसी का कौन सा उदाहरण माँ के सामने रखा? अमित ने कौन सा उदाहरण माँ के सामने, मौसी का कौन सा उदाहरण माँ के सामने रखा? अमित की बातें सुनकर क्या माँ ने अपना निर्णय बदला? अगर नहीं तो क्यों? अमित की बातें सुनकर क्या माँ ने अपना निर्णय बदला? अगर नहीं तो क्यों? अमित की बातें सुनकर भी माँ ने अपना निर्णय नहीं बदला, क्योंकि उनकी आंखों पर 5 लाख रुपए दहेज की पट्टी बंध गई थी। उन्हें पैसों का लालच आ गया था, इसलिए पैसों के आगे उन्हें अपने बेटे की खुशी तक दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास सा होने लगा कि न जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आकर एक अच्छी बहू के रूप में काम रह सकेगी ही नहीं। उन्हें लगा भी शायद ऐसा हो सकता है कि बहू घर में सामंजस्य ना बिठा पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में बाहर एक कार आकर रुकी। धनीमल जी ने उस कार से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किया। कौन आया था? धनीमल जी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना मैं अगले दिन आऊँगा। उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर फल की पेटी लिए आ रहा था। घर में अमित के पिताजी नहीं थे, इसलिए अमित ने ही उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछकर, कुशल क्षेम पूछना मतलब ग्रीटिंग्स करना कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू एंड ऑल, उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। पिताजी की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, पिताजी के एब्सेंस में अमित का ही कर्तव्य था घर में आए मेहमान की इज्जत करना, उनका सम्मान करना, कि उसका कर्तव्य था कि घर आए मेहमान का स्वागत करे। धनीमल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को एक आंख भी नहीं भा रही थी। अमित अभी रिश्ता तय भी नहीं हुआ था और धनीमल जी फल की टोकरी ले आए थे। वह समझता था कि वे अपने पैसों का जादू डालकर सबको मोह लेना चाहते थे। उन्हें लगा कि धनीमल जी अपना पैसों का रौब दिखाकर, अपने ठाट बाट को दिखाकर मायाराम जी के घर वालों को खरीदना चाहते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि सरिता के साथ उसका रिश्ता हो जाए। जब अभी रिश्ता पक्का ही नहीं हुआ था तो फल किस बात के? अमित से रहा ना गया, इसलिए उन्होंने पूछा, अमित ने धनीमल जी से पूछा। उसने धनीमल जी से पूछ ही लिया, ये फल क्यों लाए आप? इस सब की क्या जरूरत थी? धनीमल जी बोले, बेटे कश्मीर से 4 पेटी सेब मंगाए थे, मैंने सोचा एक पेटी अमित बेटे के घर भी ले चले, खाकर देखो बेटे, बहुत मीठे सेब हैं। अभी जब ये पेटी की सेब की बात सुनता है तो अमित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको लगता है कि जैसे कि ऐसे मीठे सेब मैंने कभी अपने जीवन में खाए नहीं है। उनकी यह बात सुनकर अमित को क्रोध का आ गया। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता, पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। पिताजी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया और माँ के पास आकर बैठ गया। अभी उसे बहुत गुस्सा है कि धनीमल जी के यहाँ पे रिश्ता भी नहीं हुआ है, सरिता के लिए अभी हमने सरिता को देखा नहीं है, अभी तक हाँ नहीं कही है, और बस धनीमल जी अपना रौब दिखाते हुए बस फलों की टोकरी लेकर आकर मेरे माता पिता को आकर्षित करना चाहते हैं, पैसों की लालच में दिखावा करा के हमें खरीदना चाहते हैं। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अमित को। माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटे क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? माँ, अभी कोई बात नहीं हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ है और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए, कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब है, जैसे कभी हमने मीठे सेब खाए ही नहीं। अमित गुस्से से बोला। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? जब संबंध जुड़ जाता है, जब रिलेशन पक्का हो जाता है, तब खाली हाथ नहीं जाते समधी के यहाँ, मतलब जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ हम खाली हाथ नहीं जाते। ऐसा ही उन्होंने किया है, इतना गुस्सा करने से क्या फ़ायदा?
वो माँ अभी उसे ही समझा रही है कि तू फालतू में गुस्सा कर रहा है, जब लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। अच्छा माँ, तो तुम भी उन्हीं के पक्ष में बोल रही हो? ठीक है, तुम सब ने सरिता को इस घर में लाने की ठान ही रखी है। अभी उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि बिना देखे सोचे समझे इन्होंने सरिता के साथ मेरा रिश्ता तय ही कर दिया है। गुस्से में बड़बड़ता हुआ अमित सामने रखा समाचार पत्र देखने लगा, न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। धनीमल जी उस दिन सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित कराने आए थे। धनीमल जी वहां उस दिन क्यों आए थे? धनीमल जी मायाराम जी के घर सरिता को दिखाने की तिथि निश्चित करने आए थे। फल की पेटी लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? फल की पेटी लाने के पीछे यह उद्देश्य था कि वे मायाराम जी के घर में मायाराम जी के परिवार वालों को अपना रौब जताकर, अपने पैसों का जादू दिखाकर उन्हें मोहित कर लेना चाहते थे, ताकि सरिता का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय हो सके। इससे धनीमल जी की किन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है? इससे धनीमल जी की इन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है कि वे बहुत ही स्वार्थी, दिखावा करने वाले, एक बहुत ही चालाक इंसान है। बहुत ही स्वार्थी, दिखावा करने वाले और बहुत ही चालाक इंसान है। उन्हें लगता है कि वे पैसों के रौब से किसी को भी खरीद सकते हैं। उन्हें लगता है कि वे पैसों के रौब से किसी को भी खरीद सकते हैं।